नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं नहीं। वैसे 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बांग्लादेश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था के क्या रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं। काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का ये टेरर आउटफिट से संबंधित। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती केस से संबंधित। पिछले महीने केशवानंद भारती की डेथ हो गई थी, तो इस बार के मेंस में केशवानंद भारती केस या फिर बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स का एक क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बांग्लादेश के राइज के बारे में है। स्पेसिफिकली बात करें तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी जो मजबूत हो रही है, इसके क्या रीजनल इम्प्लीकेशंस हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम जानेंगे आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हाल ही में आईएमएफ ने अपनी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बताया कि इस साल बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो इंडिया से ज़्यादा रह सकती है। हालांकि जो प्रोजेक्शन है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके अनुसार इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी इस साल रह सकती है $1877 और बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी इस साल रह सकती है $1888। हो सकता है कि सिर्फ इसी साल के लिए बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी हमसे ज़्यादा रहे, मतलब इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से ज़्यादा रहे। बट इस इशू पर अब पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो गई है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो सरकार पर आरोप लगा रही हैं, देखो आपने इकोनॉमी को कितने ख़राब ढंग से मैनेज किया। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से अब ज़्यादा हो जाएगी इस साल। राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो पॉलिटिक्स तो ठीक है, पॉलिटिक्स चलती रहती है, कुछ कर नहीं सकते, बट बांग्लादेश की जो ये इम्प्रेसिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ना, इसके काफ़ी सारे रीजनल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। आर्टिकल में 5 रीजनल इम्प्लीकेशंस की बात की जाती है। सबसे पहले देखो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी मजबूत हुई है, इससे वर्ल्ड का जो मेंटल मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो चेंज होगा। आसान शब्दों में बात करें, देखो पिछले 50 सालों में जब भी साउथ एशिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात आती है तो इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है। दूसरे जो देश हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर साउथ एशिया में, उनकी बात नहीं की जाती। मान लिया जाता है बाकी जो देश हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब छोटे छोटे देश हैं। बांग्लादेश वैसे देखो छोटा कभी भी नहीं था। बांग्लादेश की आज के समय में जो पॉपुलेशन है वो है 160 मिलियन, यानी 16 करोड़ के आसपास। तो पॉपुलेशन के हिसाब से बांग्लादेश 8वां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। लेकिन देखो फर्क नहीं पड़ता, किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बांग्लादेश पे। क्यों? क्योंकि इंडिया का देखो साइज भी बड़ा था। इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, पॉपुलेशन भी इंडिया में अब थोड़े सालों बाद चाइना को सरपास कर जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पर ज़्यादा ध्यान क्यों देते थे वर्ल्ड कंट्रीज़, बड़े देश? इसलिए क्योंकि एक तो देखो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दूसरा पाकिस्तान जो बार बार क्लेम करता है कश्मीर इशू पर कि कश्मीर हमारा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट, इंडिया के साथ युद्ध हुए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में रोल और पाकिस्तान का टेररिज्म को प्रमोट करना, बार बार नाम आना कि पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना, इन सब रीजंस के कारण वर्ल्ड कम्युनिटी का, मेजर पावर्स का ज़्यादा फोकस पाकिस्तान पर था। बांग्लादेश पर विभिन्न देशों ने ध्यान नहीं दिया। बट देखो अब जो बांग्लादेश का ये इकोनॉमिक राइज हुआ है, इससे मेजर कंट्रीज की जो परसेप्शन है अब धीरे धीरे चेंज होगी। पाकिस्तान जहां साउथ एशिया को एक गलत पिक्चर में प्रेजेंट करता है, मतलब पाकिस्तान के कामों की वजह से विभिन्न देशों को लगता है कि साउथ एशिया तो बहुत ही इनस्टेबल रीजन है, अच्छा रीजन नहीं है, जबकि बांग्लादेश अब एक अच्छा नैरेटिव प्रेजेंट करेगा साउथ एशिया के बारे में। तो ये थी पहली इंप्लीकेशन। अब सेकंड इंप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो साउथ एशिया में जो बांग्लादेश का इकोनॉमिक वेट है, मतलब बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो तो जहां मजबूत हो रही है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। इस साल बांग्लादेश की जीडीपी अनुमान ये है
कि 320 बिलियन डॉलर्स के पास पहुंच जाएगी। हालांकि देखो, आईएमएफ ने नंबर नहीं दिए कि 2020 में पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज कितना हो सकता है, बट अगर 2019 के रिपोर्ट को कंसीडर करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज है 275 बिलियन डॉलर्स। इवन देखो, इससे भी ज़्यादा आईएमएफ ने यह सजेस्ट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस साल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब श्रिंक होगी, बजाय इसके कि एक्सपैंड होना। और देखो, 10 साल पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी बांग्लादेश की इकोनॉमी से 60 मिलियन डॉलर्स बड़ी थी, लेकिन आज बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो साइज है वो इसी मार्जिन से पाकिस्तान की इकोनॉमी के साइज से बड़ा है। थोड़ा सा और डेटा दिया जाता है। देखो, एक यूएस डॉलर में 85 बांग्लादेशी टका आते हैं, जबकि पाकिस्तान के रुपये की बात करें, $1 = 119 पाकिस्तान रुपीज़। और ये जो ट्रेंड है ये नियर फ्यूचर में इतनी जल्दी से चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी के इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। बांग्लादेश का पूरा कंट्रोल है इन्फ्लेशन के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इन्फ्लेशन के ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं किया है। और देखो, पाकिस्तान का वैसे तो जियोपॉलिटिकल वेट अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मस्कुलर है, पाकिस्तान की आर्मी का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है गवर्नेंस में, पाकिस्तान का रोल रहता है अफगानिस्तान में, तो इसलिए बड़ी पावर्स को पाकिस्तान की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, तो इसलिए पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल वेट है वो ज़्यादा है। लेकिन राइटर ये कहते हैं अब धीरे धीरे बांग्लादेश का जो जियोपॉलिटिकल वेट है वो भी इंक्रीज होगा। इसके बाद बात की जाती है थर्ड रीजनल इम्प्लीकेशन की। देखो, बांग्लादेश की जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, इससे ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो बढ़ सकता है। बहुत कोशिशों के बावजूद देखो, सार्क को रिवाइव नहीं किया जा सका है, और सबसे बड़ा रीज़न है पाकिस्तान कोऑपरेट नहीं करता, सार्क में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होने देता। इस वजह से सार्क के मेंबर कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हो पाता। इंडिया ने हालांकि BBIN यानी भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इस इनिशिएटिव को लॉन्च तो किया, बट ये इनिशिएटिव भी एक्सेलेरेट नहीं कर सका, मतलब ये इनिशिएटिव भी ज़्यादा मजबूती से आगे नहीं बढ़ सका। बट अब सरकार के पास एक बार फिर से मौका है BBIN इनिशिएटिव के स्कोप को एक नए सिरे से तराशा जाए। चौथी इम्प्लीकेशन, देखो, बांग्लादेश की इकोनॉमी का साइज जो बड़ा है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो अच्छी रही है, इसकी वजह से काफ़ी सारे देशों का ध्यान अब बांग्लादेश के ऊपर गया है, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर। इवन USA भी अब जाग गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। आने वाले दिनों में एक कंपटीशन भी देखने को मिल सकता है USA और चाइना के बीच बांग्लादेश को रिझाने के लिए। वैसे देखो, बांग्लादेश USA और चाइना के बीच की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, इंडो पैसिफिक रीजन में जो जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, तो USA और चाइना दोनों देश कोशिश कर सकते हैं कि बांग्लादेश को अपने पाले में लाया जाए। लास्ट में है पांचवी इंप्लीकेशन। देखो, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इंडिया के पास भी एक मौका है कि जो ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, उस रीजन को बांग्लादेश के साथ और बेहतर ढंग से इंटीग्रेट किया जाए। ना सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो लैंडलॉक्ड है, बट बांग्लादेश से होते हुए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज़्यादा जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो इंटीग्रेशन अगर बढ़ता है बांग्लादेश का इंडिया के ईस्टर्न रीजन के साथ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, तो इससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, हमारे ईस्टर्न रीजन में काफ़ी डेवलपमेंट आएगी। अभी देखो, बांग्लादेश की इकोनॉमी का जो साइज़ है वो वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के साइज से 1.5 टाइम्स है, तो संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, बट पॉलिटिक्स के कारण काफ़ी बार चीज़ें आगे नहीं बढ़ जाती। जैसे काफ़ी एग्जांपल्स भी दिए जाते हैं। पंजाब में किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो या फिर अकाली दल का, सभी मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट होना चाहिए।
बट पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये होने नहीं देती। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, खास करके दोनों देशों के पंजाब के बीच इकोनॉमिक एंगेजमेंट काफ़ी कम है। इवन देखो, इंडिया और बांग्लादेश दोनों चाहते हैं ज़्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए, ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए, ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच। बट वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो इस मामले में ज़्यादा उत्साहित नहीं रहती कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादा व्यापार हो, ज़्यादा कोऑपरेशन हो। असम की बात आप कर लीजिए। असम में जो माइग्रेशन का इशू है वो काफ़ी हावी रहता है। कुछ सेक्शंस रह रहकर ये आरोप लगाते रहते हैं कि बांग्लादेश से काफ़ी घुसपैठिए आए हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं जो अभी इलीगल तरीके से असम में रह रही हैं, और उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए एनआरसी कंडक्ट किया गया था असम में। तो ये जो इशू है ये काफ़ी चुभता है बांग्लादेश को। जैसे हमारे देश में अमित शाह ने एक बार बोला था कि ये दीमक है, बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं वो दीमक हैं। फिर इस स्टेटमेंट को बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज ने काफ़ी उछाला था। मतलब शेख हसीना पर काफ़ी दबाव आया था कि आप इंडिया के साथ कोऑपरेशन इंक्रीज करने की बात कर रहे हो और इंडिया में इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं बांग्लादेश के लोगों के लिए। तो लास्ट में इस आर्टिकल में भी बोला जाता है कि वैसे तो देखो, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में बांग्लादेश के साथ में। प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय दिया जाता है क्योंकि यूपीए ये एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकी थी। हालांकि बीजेपी में भी इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए विरोध हुआ था, बट प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े और बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ। इवन 2014 में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड आया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित। इंडिया चाहता तो मना कर सकता था, इंडिया चाहता तो बोल सकता था कि हम इस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड को नहीं मानते। चाइना ऐसा कर चुका है। चाइना और फिलीपींस के बीच में जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है उसको लेके जब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड आया तो चाइना ने साफ मना कर दिया कि भैया हम नहीं मानते। बट बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए इंडिया ने कहा ठीक है, ये जो अवार्ड आया है हमारे अगेंस्ट आया है, हमारा थोड़ा जो एरिया है वो श्रिंक होगा, मतलब बांग्लादेश के पास चला जाएगा, मैरीटाइम बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं, बट फिर भी हम इस अवार्ड को मानते हैं ताकि बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे रहें। यह भी एक अच्छी पहल थी। लेकिन इशू जो है वो एनआरसी का है, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का है। इसको लेके बांग्लादेश में काफ़ी नाराजगी है। हालांकि सरकार ने काफ़ी बार ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि बांग्लादेश को इससे कंसर्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये इंडिया का इंटरनल इशू है। बट फिर भी बांग्लादेश को नाराजगी है इस इशू को लेके इंडिया से। अब देखो, लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है, देखो इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, ये बात ठीक है, बट इंडिया को पास्ट में नहीं जीना चाहिए। फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज पर इंडिया को ध्यान देना चाहिए। अगले साल यानी 2021 में बांग्लादेश को बने 50 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब गोल्डन जुबली होगी बांग्लादेश की आज़ादी की। तो प्रधानमंत्री मोदी का प्लान ये है कि वो बांग्लादेश में जाएंगे इस ओकेजन पर, और कोशिश ये होगी कि बांग्लादेश के साथ जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। हालांकि देखो, काफ़ी कोशिशें हुई हैं पिछले 4-5 सालों में, बट पॉसिबिलिटीज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाने की। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टेररिज्म से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो अच्छी बात यह है कि इस महामारी के दौरान टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे तालिबान, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद, इनकी एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिल रही हैं। वो इसी बात से पता लगता है कि फॉर्चुनेटली टेरर अटैक्स महामारी के दौरान कम देखने को मिल रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास फ़िलहाल रिसोर्सेज की कमी है, और इनके जो सपोर्टर हैं जो नॉन इस्लामिक वर्ल्ड के प्रति हॉस्टाइल है या फिर टॉलरेंट मुस्लिम्स के प्रति हॉस्टाइल हैं, वो सपोर्टर्स फिलहाल इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज की कमी की वजह से। बट इसका मतलब देखो ये नहीं कि जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अब इररिलेवेंट हो चुकी हैं, मतलब उतना मजबूत नहीं जितना पहले हुआ करती थी। अगर देखो पास्ट एक्सपीरियंस को हम एनालाइज करें, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बीच बीच में इनएक्टिव फेसेस से होकर गुजरती हैं। तो अभी का जो फेस है इसे आप इनएक्टिव फेस कह सकते हो।
मतलब थ्रेट जो है इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन से अभी भी कम नहीं हुई है। अभी भी कुछ मिसगाइडेड यूथ के लिए ये टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। हालांकि देखो ऐसे मिसगाइडेड यूथ का जो नंबर है इंडिया में ज़्यादा नहीं है, बट बावजूद इसके रिस्क ज़्यादा है। इसलिए कॉम्प्लेसेंट सरकार नहीं हो सकती कि हाँ अब तो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इनएक्टिव हैं। अभी का जो समय है हो सकता है उसे यूटिलाइज किया जा रहा हो इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, जिसकी सहायता से आने वाले समय में अटैक्स देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी सामने आई कि केरला और वेस्ट बंगाल में अल कायदा और दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के 9 लोगों को पकड़ा गया जो प्लान कर रहे थे दिल्ली में और दूसरे जगहों पर टेरर अटैक को कैरी आउट करने के लिए। और देखो इससे भी ज़्यादा कोविड-19 एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को। कैसे? क्योंकि कोविड-19 की वजह से गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ी है, इस वजह से ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं। कुछ जो गरीब यूथ होते हैं उनको बरगलाया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के लिए। तो हमें नज़र रखनी चाहिए खास करके अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पर, क्योंकि एविडेंस ये कहते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिक्रूटमेंट है वो महामारी आने के बाद भी कम नहीं हुई है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को रीबिल्ड कर रही हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, और इन ऑर्गेनाइजेशंस की ग्लोबल रीच भी है। देखो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान तक सीमित हैं, बट इस्लामिक स्टेट, अल कायदा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी ग्लोबल रीच है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस ना सिर्फ वेस्ट एशिया में एक्टिव हैं बल्कि अफ्रीका में भी एक्टिव हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी रह रहकर इन ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिव होने की खबरें मिलती रहती हैं। इसके बाद बात की जाती है दोहा अकॉर्ड की। दोहा अकॉर्ड आपको पता है तालिबान और यूएसए के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, वो है दोहा अकॉर्ड। इसमें यह तय हुआ था कि यूएसए अपनी ट्रूप्स को लेकर जाएगा अफगानिस्तान से, बदले में तालिबान जो है अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तालिबान अपने रिश्ते तोड़ देगा अल कायदा के साथ। बट देखो यूएसए इतना भोला तो है नहीं कि तालिबान की बातों पर विश्वास करे कि हाँ तालिबान जो है वो अल कायदा से अपने रिश्ते तोड़ देगा। बट यूएसए की अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से यूएसए ट्रूप्स लेकर जा रहा है अफगानिस्तान से। तालिबान और अल कायदा को एक दूसरे की आवश्यकता है, इसलिए तालिबान अल कायदा के साथ अपने रिश्ते नहीं तोड़ने वाला है। इंडिया के लिए क्या कंसर्न है, इंडिया के लिए चिंतित होने की बात देखो इसलिए है ये अल कायदा और तालिबान दोनों ही पाकिस्तान फ्रेंडली हैं। तो दोनों मिल के या फिर बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के इंडिया और इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज पर टेरर अटैक्स को कैरी आउट कर सकते हैं। इसलिए इंडिया को चिंतित होने की आवश्यकता है। पाकिस्तान इन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो बात अलग है, पाकिस्तान मानता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे एविडेंस है जिनसे पता लगता है कि पाकिस्तान इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया में टेरर अटैक को कैरी आउट करने के लिए। देखो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, चलो आप इनकी बात मत कीजिए, अल कायदा या फिर इस्लामिक स्टेट की। कश्मीर में इतने लंबे समय तक इंसर्जेंसी है, आप बताइए क्या किसी भी जगह पर इतने लंबे समय तक इंसर्जेंसी बरकरार रह सकती है बिना एक्सटर्नल सपोर्ट के? कश्मीर के जो यूथ हैं उनको भड़काने के अलावा पाकिस्तान उनको रिसोर्सेज भी तो देता है ना। अब AK-47 वैसे तो मिलती नहीं बाजार में कि जाके कोई खरीद ले। AK-47 या फिर जो हैंड ग्रेनेड्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कश्मीर के वो लोग जो मिलिटेंसी को ज्वाइन कर लेते हैं, पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। अगर पाकिस्तान रिसोर्सेज प्रोवाइड करना बंद कर दे तो क्या आपको लगता है कश्मीर में इंसर्जेंसी लंबे समय तक चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती। तो लास्ट में कंक्लूजन में यही बोला जाता है, देखो बेशक महामारी के दौरान इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस नहीं देखने को मिले, बट वल्नरेबिलिटी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये अल कायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडिया में टेरर अटैक को कैरी आउट कर सकती हैं पाकिस्तान की सपोर्ट से। हो सकता है कि 9/11 जैसा बड़ा अटैक या फिर 26/11 जो मुंबई में हमले हुए थे वैसा अटैक ना देखने को मिले, लेकिन इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रयास जरूर किया जा सकता है। इसलिए हमारी
जो एजेंसीज हैं उनको नज़र रखनी चाहिए अलकायदा और दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पर। वैसे एक पॉइंट और भी है जो कंक्लूजन में आता है। देखो, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है अलकायदा टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काफ़ी सारे लीडर्स को खो दिया है पिछले कुछ समय में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अब अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट नहीं करेगी। अलकायदा का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, यूथ का माइंड वॉश करके उनको ग्रुप में शामिल किया जाता है, तो हो सकता है जल्द ही कोई यंग लीडर निकल के आए और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दिखाने के लिए कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, कुछ मेजर ऑपरेशन को कैरी आउट करें। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया सिक्योरिटी से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल केशवानंद भारती केस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? पिछले महीने केशवानंद भारती, जिनकी उम्र 80 साल थी, इनकी डेथ हो गई। केशवानंद भारती, देखो, केशवानंद भारती श्री पदा गलवारू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में मेन पिटिशनर थे। इस केस का वर्डिक्ट आता है 1973 में और ये वर्डिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये इंडिया के इतिहास में हिस्टोरिक वर्डिक्ट था। इस वर्डिक्ट की वजह से इंडिया एक टोटलिटेरियन रेजिम के फेस में जाने से बच गया। केशवानंद भारती वैसे देखो चीफ प्रीस्ट थे एडनीर मठ में। ये मठ है केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में। इस मठ में केशवानंद भारती की कुछ जमीन थी, लेकिन केरला ने एक एक्ट बनाया 1963 में। एक्ट का नाम था लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1963। इस एक्ट के अनुसार गवर्नमेंट मठ से संबंधित कुछ जो लैंड है वो एक्वायर कर सकता था। तो इसके विरोध में केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आर्टिकल 32 के तहत, और उन्होंने 5 आर्टिकल्स का हवाला दिया। आर्टिकल 25 राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, आर्टिकल 26 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास F फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, और सबसे लास्ट में कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन 5 आर्टिकल्स का हवाला देते हुए केशवानंद भारती ने बोला, मेरी जो जमीन एक्वायर की जा रही है केरला की सरकार के द्वारा, ये गलत है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस की बेंच बैठी। इससे बड़ी बेंच तो आज तक बैठी भी नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो हाईएस्ट बेंच रही है वो 13 जजेस की ही रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इस केस को एक्सपेंड कर लिया और भी दूसरे इश्यूज को एड्रेस किया जाना था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में, जिसका नाम है, अभी भी हमने डिस्कस किया, केशवानंद भारती श्रीपदा गलवारू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। ये सारे इश्यूज तो केशवानंद भारती ने रेज किए ही थे, लेकिन बाकी इश्यूज को भी एड्रेस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में, जैसे गोलकनाथ केस का इंटरप्रिटेशन, आर्टिकल 368 का इंटरप्रिटेशन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 2 और सेक्शन 3 था, इसकी वैलिडिटी चेक करना, और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सही है गलत है, इन सभी इश्यूज को भी एड्रेस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केशवानंद भारती केस में। इसी केशवानंद भारती केस से संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट निकल के आता है। देखो, ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट में यूपीएससी बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है, मेंस में, प्री में, हर जगह पर। तो ये इशू हमने भी 2-3 बार रिवाइज किया है बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित, लेकिन केशवानंद भारती की चूंकि डेथ हुई है, इस बार के मेंस में भी क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित पूछा जा सकता है। तो एक बार बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो इशू है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं, कैसे ये पूरा मामला इवोल्व होता है और आखिरकार क्या हुआ था इस 1973 की केशवानंद भारती केस की जजमेंट में। बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरुआत करते हैं। हमारा देश आज़ाद होता है, संविधान बनता है। संविधान में जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो देखो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन डीपीएसपी एक प्रकार से इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके अनुसार सरकार को काम करना है। जो भी सरकार बनती है उस सरकार को काम करना होगा डीपीएसपी के हिसाब से। डीपीएसपी में आर्टिकल 38 और 39B ये कहता है कि सरकार की ड्यूटी होगी लोगों की वेलफेयर को इंश्योर करना। सरकार की ये भी ड्यूटी होगी कि जो वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो, समाज में
इनइक्वालिटीज यानी असमानताएं कम से कम हों। अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में राज कर रहे थे तो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स अपनाए। जमींदारों के पास बहुत बहुत लैंड जमा हो गया था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जमींदार जिनके पास 500 एकड़ लैंड, 1000 एकड़ लैंड, और बहुत से लोग ऐसे जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज। और ये सरकार की ड्यूटी बनती थी कि आर्टिकल 38 और 39B के हिसाब से इनइक्वालिटीज को कम करना, यानी लैंड रिफॉर्म लेके आना, ताकि जो सरप्लस लैंड है जमींदार के पास, अगर किसी जमींदार के पास 1000 एकड़ लैंड है, भाई आप 20 एकड़ रख लो, बाकी जिन लोगों को आवश्यकता है ये लैंड उनको दिया जाएगा। इस प्रकार के कानून गवर्नमेंट लेके आई 1950 में, जमींदारी एबोलिशन एक्ट। अब देखो, गवर्नमेंट जब जमींदारों से लैंड छीनने लगी तो जाहिर सी बात है जमींदारों को तो अच्छा नहीं लगेगा। जमींदार गए कोर्ट्स में। कोर्ट्स में जाके जमींदार बोले कि सर जी देखो, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो जमींदारों ने जाके कोर्ट्स में बोला, सर जी देखो, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। अगर सरकार ऐसा करती है, अगर सरकार ऐसा कोई कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो वो सरकार का कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसा साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में। तो कोर्ट्स ने कहा कि बात तो जी आपकी ठीक है। तो कोर्ट ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा सरकार को कोई हक नहीं है जमींदारों से उनकी ज़मीन छीनने का, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा, और आर्टिकल 13 के हिसाब से हर एक वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। तो कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद सरकार ने सोचा ये तो गलत काम हो गया, मतलब कैसे काम चलेगा, लैंड रिफॉर्म तो लाने ही पड़ेंगे, और कोर्ट ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो सरकार ने तरीका खोजा, सरकार ने संविधान को अमेंड कर दिया। 1951 में आती है संविधान की फर्स्ट अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट में सरकार ने दो चीज़ें की। एक तो शेड्यूल 9 ऐड किया गया, इसके अलावा इंसर्ट किया गया आर्टिकल 31B। 31B में देखो ये लिखा हुआ है, जो एक्ट्स शेड्यूल 9 में डाले जाएंगे चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करते हों, जुडिशरी उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। यानी जुडिशरी से पावर छीन ली गई कि शेड्यूल 9 में जो एक्ट्स डाले गए हैं उन एक्ट्स को रिव्यू नहीं किया जा सकता जुडिशरी के द्वारा। तो इस प्रकार से संविधान को अमेंड करके सरकार ने कोशिश की कि अब जमींदारी एबोलिशन एक्ट को हम रख देंगे शेड्यूल 9 के अंदर, और शेड्यूल 9 के अंदर जो एक्ट्स हैं उनको जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकेगी, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ही क्यों ना करते हों। ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 31B में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद सरकार फिर से लग गई लैंड रिफॉर्म्स के काम में, और जमींदारों से उनकी ज़मीनें एक्वायर की जाने लगी। इसी बीच संविधान की जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी उसे चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटिशनर्स ने बोला कि जी देखो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, सरकार फंडामेंटल राइट थोड़ी ना छीन सकती है संविधान को अमेंड करके, क्योंकि साफ तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप फर्स्ट अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दीजिए, क्योंकि इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है आर्टिकल 13 के हिसाब से। तो इस प्रकार के मेनली उस समय दो केसेस सामने आए। एक तो देखो 1952 का, नोट डाउन आप कर सकते हो, 1952 का केस है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूं, 1952 का केस है शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और 1955 का केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1955 का केस। ये दो केस सुप्रीम कोर्ट में आए जिसमें पिटिशनर ने कहा था आर्टिकल
13 के हिसाब से जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसे आप नल एंड वॉइड कर दीजिए। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा। आप एक बात बताओ, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू। और नेहरू का कद इतना बड़ा, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हिम्मत थी उस समय नेहरू के खिलाफ चले जाएं? देखो, प्रोसीजर के हिसाब से जा सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकल सोच के देखिए, नेहरू का कद इतना बड़ा, उन्होंने आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनकी एक प्रकार से हिम्मत सी नहीं हो रही थी कि नेहरू के खिलाफ वो चले जाएं। और दूसरा इशू भी ऐसा है लैंड रिफॉर्म का कि पब्लिक में ये इशू अपील बहुत करता है। तो 1952 के शंकरी प्रसाद और 1955 के सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स भी छीने जा सकते हैं। वर्ड्स पे खेल गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है एनी लॉ लिखा हुआ है, अमेंडमेंट नहीं लिखा हुआ, यानी संविधान को अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं। समझ गए? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1952 में और 1955 में। 1952 का केस था शंकरी प्रसाद और 1955 का केस था सज्जन सिंह। तो एसेंस आप निकाल सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए पार्लियामेंट के सामने कि आप संविधान को अमेंड करके चाहे मर्जी फंडामेंटल राइट्स छीन लो। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हो जाती है नेहरू की डेथ 1964 में, और समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप को असर्ट करना स्टार्ट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में हिम्मत आना स्टार्ट हो जाती है। तो 1967 से पहले इसी प्रकार का एक और मामला सामने आया। दो भाई थे, नाम था हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास पंजाब में 500 एकड़ लैंड था। फिर से बोलता हूं, विलियम गोलकनाथ और हेनरी गोलकनाथ, दोनों भाइयों के पास पंजाब में 500 एकड़ की जमीन थी। लेकिन पंजाब सरकार ने क्या किया? पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के हिसाब से, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट के हिसाब से इनको सिर्फ 20 एकड़ दे दिया और बाकी इनसे एक्वायर कर लिया। तो गोलकनाथ भाई गए सुप्रीम कोर्ट के पास और जाके बोले कि देखो जी, हमारा तो लैंड छीन लिया, ये तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, राइट टू प्रोफेशन के अगेंस्ट है, यानी आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, आर्टिकल 31 के अगेंस्ट है। बहुत सारी चीजें उन्होंने जाके बोली कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और ये गलत है। पंजाब सरकार का तर्क ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमने जिस एक्ट की सहायता से गोलकनाथ बंधुओं का लैंड एक्वायर किया है, वो जो एक्ट है वो आता है शेड्यूल 9 में, और शेड्यूल 9 में जो एक्ट आता है उसे आप रिव्यू नहीं कर सकते, चाहे उससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ही क्यों ना होता हो। ये आया था फर्स्ट अमेंडमेंट से। तो उस समय तक तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, नेहरू की डेथ हो चुकी थी और आजादी को भी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिर से कंसीडर करेंगे क्या पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की सहायता से फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है या फिर नहीं छीना जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के गोलकनाथ वर्सेस पंजाब इस केस में अपना वर्डिक्ट दिया और कहा आर्टिकल 368 के हिसाब से भी संविधान को इस प्रकार से अमेंड नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हो, यू टर्न ले लिया। 1952 और 1955 के शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था संविधान में अमेंडमेंट लाके फंडामेंटल राइट्स छीने जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के केस में यू टर्न ले लिया और कहा नहीं भैया, आप संविधान को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते जनता के। तो इस केस से पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं बहुत अंडरमाइन होती हैं। उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं और इंदिरा गांधी ने, आपको पता है, शुरुआत में अपनी ही पार्टी में काफ़ी सारा बगावत झेली थी और इसी वजह से वो कुछ सोशलिस्ट एजेंडा को अपनाती हैं, जनता को वेलफेयर पहुंचाने की कोशिश करती हैं ताकि जनता की सिंपैथी हासिल की जा सके, जनता के वोट्स हासिल किए जा सके। इसी दिशा में इंदिरा गांधी की सरकार ने बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। प्रीवी पर्स का इशू आपने सुना होगा। जब देखो सरदार पटेल ने बहुत सारी रियासतों को इंडिया में मिलाया था तो बहुत सारे राजाओं को ये वादा किया गया था कि हम आपको एनुअल ग्रांट देंगे, आप अपना फ्लैग लगा सकते हो, टाइटल लगा सकते हो, लेकिन इन सब चीज़ों को इंदिरा गांधी ने एबोलिश कर दिया। तो ये इशू भी गया था कोर्ट में। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज उस समय कोर्ट में गए, जुडिशरी के बीच और इंदिरा गांधी सरकार के बीच टसल देखने को मिला, फाइट देखने को मिली।
ये वो समय था, देखो 1971, 1972, इंदिरा गांधी सरकार ने पार्लियामेंट की पावर्स को फिर से हासिल करने की कोशिश की। काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई संविधान में, जैसे अमेंडमेंट 24, अमेंडमेंट 25, अमेंडमेंट 26 और अमेंडमेंट 29। जैसे मैं आपको दो अमेंडमेंट्स के बारे में बताता हूं। अमेंडमेंट 25 क्या थी संविधान की और अमेंडमेंट 29 क्या थी। अमेंडमेंट 25 के हिसाब से एक तो देखो आर्टिकल 31A को चेंज किया गया। अगर सरकार किसी से लैंड एक्वायर करती है और कंपनसेशन कम दी जाती है तो वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के सामने या फिर कोर्ट के सामने जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है। और दूसरा, अमेंडमेंट 25 के हिसाब से एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया संविधान में, 31C। ये क्या था? आर्टिकल 31C जो कि ऐड किया गया अमेंडमेंट 25 की सहायता से, कहता है अगर सरकार डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार कोई कानून लाती है तो उस कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कहते हुए कि वो जो कानून है वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है। समझ गए? फिर से बोलता हूं, अमेंडमेंट 25 की सहायता से आर्टिकल 31C ऐड किया गया। आर्टिकल 31C में कहा गया है सरकार अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून लेके आती है तो उस कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये कहते हुए कि ये जो कानून है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। इसके अलावा अमेंडमेंट 29 क्या है? अमेंडमेंट 29 में क्या किया गया? केरल के दो एक्ट्स, केरल के लैंड रिफॉर्म संबंधी दो एक्ट्स, उनको डाल दिया गया शेड्यूल 9 में, यह इंश्योर करने के लिए कि जुडिशरी केरल के लैंड रिफॉर्म संबंधित उन दो एक्ट्स को रिव्यू ना करें। तो कहने का एसेंस देखो ये है, इन अमेंडमेंट्स की सहायता से सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि 1967 में गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते, इस जजमेंट को नलीफाई किया जा सके। लेकिन अब देखने लायक चीज ये है, इन अमेंडमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होता है। यानी मामले का अब पटापेक्स होने वाला है, मामला बिल्कुल कंक्लूजन तक पहुंचने वाला है। 1972 में केरल में जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, उसके बाद क्या हुआ, एक मठ था केरल में जिसके प्रीस्ट थे केशवानंद, उनकी मठ की 500 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया गया। तो केशवानंद गए सुप्रीम कोर्ट में और सेम बात जाके बोली कि देखो जी मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में अपनी जजमेंट दी जिसे कहा जाता है केशवानंद भारती जजमेंट, और यही इसी जजमेंट से निकल के आया बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 7-6 से ये जजमेंट आई थी, 13 जजेस की बेंच बैठी थी और 7-6 से ये जजमेंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी आजादी है, वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। फिर से बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 की अपनी केशवानंद भारती केस की जजमेंट में कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी आजादी है कि वो संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है क्या नहीं आता है, यह भी डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी जजमेंट में जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस सिकरी, उन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स बताए और कहा कि ये जो फीचर्स हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जैसे सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस सेलट ने भी कहा कि कुछ फीचर्स जो हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। जस्टिस हेगड़े ने भी कुछ फीचर्स बताए जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी, यूनिटी ऑफ कंट्री। कहने का एसेंस देखो ये हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि कौन सी चीज़ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने तय कर ली कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सरकार संविधान को अमेंड करके ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट होता हो। तो एक प्रकार से बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट में।
1967 का जो गोलकनाथ केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था आर्टिकल 368 जो है वो सिर्फ एक प्रोसीजर बताता है। आर्टिकल 368 पावर नहीं देता पार्लियामेंट को। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर भी देता है और प्रोसीजर भी बताता है संविधान को अमेंड करने का। यानी गोलकनाथ केस में जो कुछ कहा गया वो गलत था। बैलेंस इस्टेब्लिश करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की। 1973 के इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट चाहे सब कुछ अमेंड कर सकती है, लेकिन उस अमेंडमेंट से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करेगा कौन सी चीज संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, कौन सी नहीं आती है, यह भी डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस केशवानंद भारती केस की जजमेंट में यह साफ कर दिया कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है संविधान को अमेंड करने की। हाँ, यह बात सही है, वो आर्टिकल 368 के हिसाब से संविधान को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। संविधान की अमेंडमेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करनी चाहिए। अब देखो, इसके जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा ये तो देखो टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो डिसाइड करेंगे क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और क्या कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, उनकी तो चलेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की चलेगी। तो ये क्रिटिसिज्म होता है बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट का कि ये टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है। क्यों? जजेस की तो देखो अकाउंटेबिलिटी भी ठीक से तय नहीं होती। जजेस को जनता ने नहीं चुना है। अगर वो इस प्रकार से डिसाइड करेंगे कौन सी चीज संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, कौन सी नहीं करती है, तो फिर पार्लियामेंट के पास जो पावर्स हैं वो कम हो जाती हैं। जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी जो पावर्स हैं बहुत हद तक लिमिटेड हो जाती हैं। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में बहुत सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट, अगर देखो पार्लियामेंट को पूरी आजादी दे दी गई, अनलिमिटेड पावर दे दी गई संविधान को अमेंड करने की, कल को मान लीजिए ऐसी गवर्नमेंट सत्ता में आ गई, उस पार्टी की लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत है और राज्यसभा में भी प्रचंड बहुमत है, तो पार्लियामेंट तो यह भी डिसाइड कर सकती है कि देश को दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। यानी आर्टिकल जो 1 है जिसमें बताया हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, उस आर्टिकल को अमेंड करके इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। तो क्या यह मान्य होगा? बिल्कुल नहीं मान्य होगा। यह बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक है, ताकि इस प्रकार की अमेंडमेंट कोई भी ना हो सके। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी का बहुमत आ जाए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और वो प्रचंड बहुमत हो, वो सिचुएशन के हिसाब से आर्टिकल 21 को भी चेंज कर दे, यानी राइट टू लाइफ को। क्या ये अमेंडमेंट जायज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर देखो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए संविधान को अमेंड करने की, कल को वो इस प्रकार की अमेंडमेंट भी ला सकते हैं कि इंडिया पर फिर से मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाए या फिर ब्रिटिश पावर फिर से इस्टेब्लिश हो जाए। क्या वो अमेंडमेंट जायज होगा? नहीं, नहीं जायज होगा। जो लोग ये कहते हैं पार्लियामेंट के पास पूरी पावर्स होनी चाहिए संविधान को अमेंड करने की, उन लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, कल को मान लीजिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत आ जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो संविधान में अमेंड करके ये प्रोविजन कर देती है कि इंडिया के ऊपर शासन चलेगा यूएसए का, तो क्या ये अमेंडमेंट जायज होगी? क्या पार्लियामेंट को आज़ादी देनी चाहिए इस प्रकार से संविधान को अमेंड करने की? बिल्कुल नहीं। अगर देखो इस प्रकार का अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो संविधान इंडिया का संविधान रहेगा ही नहीं, वो तो यूएसए का संविधान हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट से मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड रहती हैं। और देखो असल में अमेंडमेंट का मतलब भी यही है। जब हम कहते हैं संविधान को अमेंड करना, इसका मतलब ये होता है संविधान में माइनर चेंजेस लाना। अमेंडमेंट का मतलब होता है माइनर चेंजेस। अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप संविधान को ही चेंज कर दो। मतलब पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 368 के हिसाब से सिर्फ संविधान में माइनर चेंजेस लाने की पावर है। ऐसी पावर नहीं है कि वो पुराने संविधान को बदल करके नया संविधान ले आए। समझ गए? तो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। ये किसी भी रेजीम को टोटलिटेरियन रेजीम बनने से रोकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया काफी ज्यादा डिटेल से बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।
इस प्रकार से हमने बेसिक स्ट्रक्चर के इशू को समझा। अब एथिक्स का एक क्वेश्चन है लास्ट में जो कि यूपीएससी ने पूछा था 2013 में। ये अब्राहम लिंकन की एक स्टेटमेंट है, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट ए मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट सभी जो लोग हैं एडवर्सिटी यानी बुरी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, बट अगर आप किसी मैन के किसी पर्सन के कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहते हो तो उसको पावर दे के देखो। ये बात अब्राहम लिंकन ने बोली थी और आपको बताना है इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। देखो, इस स्टेटमेंट की सहायता से लिंकन ये बोलना चाहते हैं कि मैन के कैरेक्टर का असली टेस्ट तब होता है जब आप उस मैन को पावर देते हो, उस मैन के पास अथॉरिटी आती है। अदरवाइज तो देखो हर एक पर्सन के पास में कुछ ना कुछ गुण तो होते हैं जिसकी सहायता से वो विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकता है, बट असली कैरेक्टर की पहचान तब होती है जब पावर और अथॉरिटी मिलने के बावजूद वो मैन जो है लालच, टायरनी, इन सब चीज़ों से दूर रहता है। देखो, इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट्स जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो उसके बाद वो इस प्रकार से बिहेव करते हैं जैसे पैसा उनके लिए सब कुछ है। जो प्रिविलेजेस मिलती हैं एक सिविल सर्वेंट को काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, उस प्रिविलेजेस को एंड मान के वो सिविल सर्वेंट काम करने लगता है। गरीबों के प्रति जो कंपैशन है वो खत्म हो जाता है। तो मतलब वो पर्सन जो है, जो सिविल सर्वेंट बना, वो कैंडिडेट जो सिविल सर्वेंट बना, वो पावर मिलने के बाद लालच, टायरनी, इन सब चीज़ों से दूर नहीं रह सका। मतलब उस कैंडिडेट का जो करेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। जबकि इसके विपरीत काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे जैसे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम या फिर बड़े बड़े एक्टर फॉर एग्जांपल रजनीकांत। इतना पैसा मिलने के बावजूद, इतनी फेम मिलने के बावजूद इन लोगों ने, ये लोग बहुत ही ज़्यादा हम्बल रहे, लालच से दूर रहे, बिल्कुल साधारण जीवन, जैसे कलाम साहब की बात आप कर सकते हो। तो इससे पता लगता है कि कलाम साहब का जो करेक्टर है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो किस प्रकार से अपनी वैल्यूज़ को सहेज के रख सके। इवन देखो, ये गवर्नेंस के एस्पेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जांपल दे सकते हो अन्ना हजारे मूवमेंट का, या फिर सीधा सीधा पॉलिटिकल एग्जांपल नहीं देना चाहिए। आप लिख सकते हो कि कई बार कुछ लोग शुरुआत में तो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं या फिर मंत्री बन जाते हैं, लेकिन बाद में एक बार पावर उनके पास में आती है तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। वो उस पावर और अथॉरिटी की सहायता से अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगते हैं। उनका करेक्टर पता लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअल की नहीं है, इससे पूरी गवर्नेंस प्रभावित होती है। जैसे देखो, चुना गया था आपको सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, बट आपकी जो करेक्टर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। लालच के सामने आपने घुटने टेक दिए तो आप करप्शन करने लगे। करप्शन होगा तो नुकसान किसको होगा? सोसाइटी को होगा। नुकसान किसको होगा? गरीब लोगों को होगा। तो इस वजह से खास करके वो लोग जिनके पास में पावर होती है, अथॉरिटी होती है, उनका करेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? देखो, ग्रेट लीडर्स जो हैं जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इनसे सीखने की आवश्यकता है। लास्ट में आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि समहाउ सोसाइटी ऐसे लोगों की वजह से सफ़र करती है जिनके पास पावर और अथॉरिटी आने के बाद वो लालच, इन सब के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने लगते हैं। मतलब इस प्रकार की लाइन आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।